हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले हम सॉल्यूशन कवर कर चुके हैं। सॉल्यूशन की सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, ओके। एंड उसके अलावा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक है बच्चों कवर करने को, बट आज का एजेंडा हमारा है इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपको पता है, जिसका आंसर आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो सपोज़ करो आप उस टाइम की याद करो कि जब आप 10th में खाली ये टॉपिक पढ़ चुके हो, आप 12th में अभी नहीं पहुँचे हो। आपको 2 साल पीछे लेके जाता हूँ, ओके। मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, CuSO4 प्लस जिंक। तो आप बोलोगे ZnSO4 प्लस Cu, ओके। आप क्या बोलोगे कि अगर कॉपर सल्फेट में मैं जिंक डालता हूं तो वो क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो। तो ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप देखते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता, कॉपर नीचे आता, तो जिंक ने बड़े आराम से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। नाउ अगर आपसे एक क्वेश्चन दूसरा पूछूं मैं कि व्हाट इफ ZnSO4 को मैं किससे रिएक्ट करता हूं, कॉपर से, तो स्ट्रेट अवे आप बोलोगे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक ये पढ़ रखा है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल नीचे होते हैं, जो हाइयर रिएक्टिव नहीं होते, अपने बेसिकली आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है, जो नीचे होते हैं वो ऊपर वाले से कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे बोलते हो कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब बच्चों एक बार ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर डायरेक्टली ZnSO4 में कॉपर डाल दोगे तो 100% पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या कोई एक ऐसा सेटअप है जिसको करके मैं इस रिएक्शन को पॉसिबल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर होंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली क्या फंडा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अगर और एलिबरेट करूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड देन केमिस्ट्री, ओके। इसका सिंपल मतलब हो गया कि जब आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो रिएक्शन जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, खुद हो सकते हैं, जिनका एंथैल्पी नेगेटिव होती है, तो वो सारे रिएक्शन क्या हो गए, आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गए। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिसके लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, आपकी एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, आप एनर्जी दोगे तब वो रिएक्शन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इट इज़ सिंपल कि अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये नीचे खुद ही गिर जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर उठाना है तो मेरे को ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, तो मेरे को खुद एनर्जी लगानी पड़ेगी उस केस में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो दैट मीन्स इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, किस तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। जब मैं कंट्रोल बोलता हूं तो उसको फास्ट भी किया जा सकता है, उसको रोका भी जा सकता है, उसको स्लो भी किया जा सकता है, ओके। नाउ आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैं किस तरीके से, मतलब केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो अगर सिंपल, एक और सिंपल कॉन्सेप्ट आपका मैं चेक करूं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज करंट। तो चार्ज आप लिखते हो Q = IT। करंट आपका क्या हो गया, चार्ज अपॉन में टाइम। दैट इज करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, किस तरीके से चार्ज फ्लो करता है, कितनी जल्दी चार्ज फ्लो करता है, ओके। नाउ मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि केमिकल रिएक्शन, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बॉन्ड ना टूटे और बॉन्ड ना जुड़े, ऐसा होता ही नहीं है। केमिकल रिएक्शन होता ही क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, ओके। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ रिएक्टेंट है और मेरे को कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्टेंट में रीऑर्गेनाइजेशन होना, इलेक्ट्रॉन टूटेगा, जुड़ेगा, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड जुड़ेंगे, एंड देन फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। तो जब चार्ज, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है तो दैट मीन्स हर रिएक्शन में, चाहे स्मॉल अमाउंट में हो या लार्ज अमाउंट में हो, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगी, हाँ या ना। इसका मतलब होता है कि हर केमिकल रिएक्शन में जहाँ पे
चार्ज का मूवमेंट होता है वहाँ पे ये कंपलसरी है कि उसके साथ किसी न किसी अमाउंट में करंट ज़रूर एसोसिएटेड होगा। और दूसरी चीज़ अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से करंट की हेल्प से आप रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। तो आई होप आपको इंट्रो समझ आएगा कि इस चैप्टर में बेसिकली बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर को, क्या बेसिक फंड है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो यही सारी चीज़ है कि किस तरीके से आप किसी रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप किसी केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने बोला था कि हमारे पास इंट्रो के अलावा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो बच्चों, आप ओवरऑल सेल को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूं। आप क्या करते हो, सेल को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डैनियल सेल। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डैनियल सेल होता है। ओके, अब आप पूछोगे इसमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बताने से पहले मैं इसको फर्दर आप इसी को, मतलब अलग से कुछ नहीं होता, इसी को आप गैल्वेनिक या और वोलेटिक, गैल्वेनिक या वोलेटिक, VOLTAIC, ओके, गैल्वेनिक या वोलेटिक सेल बोलते हो। अब सबसे पहले आप पूछोगे इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है एंड देन इसको किस केस में गैल्वेनिक और वोलेटिक सेल बोलते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं पूछूं किस केस में बोलते हैं, तो अगर किसी डैनियल सेल में जो कंसंट्रेशन है, किस चीज़ का कंसंट्रेशन, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड यूज़ करते हो ना आप, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो। ठीक है, जो कंसंट्रेशन है उसका अगर यूनिटी हो जाए, सिंगल U1, ठीक है, 1 मोलर यूनिटी बोलो आप उसको, तो उस केस में डैनियल सेल को ही आप क्या बोल सकते हो, गैल्वेनिक सेल। अच्छा, अब आप ये भी बता दो लगे हाथ को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डैनियल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखो, डैनियल सेल बेसिकली क्या होते हैं, डैनियल सेल ऐसे सेल होते हैं जहाँ पे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो क्या करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हो। और डैनियल सेल में क्या करते हो, उल्टा, केमिकल को किस में कन्वर्ट करते हो, इलेक्ट्रिकल में। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट करते हो, केमिकल में। एंड डैनियल सेल के अंदर क्या करते हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, फ़र्क क्या हुआ। तो दैट मीन्स जो हमने दो टॉपिक्स बोले ना, कि या तो आप क्या करते हो, किसी रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो देखते हो। अभी रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उस केस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसको आपने डैनियल सेल बोल दिया। अगर उस केस में कंसंट्रेशन यूनिटी है तो उसको आपने गैल्वेनिक या वोलेटिक सेल बोल दिया। और इसका ऑपोजिट प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, कुछ इसमें एक्सटर्नल सेटअप लगा के मैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो आपसे पूछा जाए बच्चों कि मैं पढ़ना, मेरे को टॉपिक कौन सा है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मेरे को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं क्या कहता हूँ, ये चीज़ नोट कर लेना पॉज करके। नाउ अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस टाइप का सेल है, तो आपका आंसर क्या होगा, दिस इज डैनियल सेल, दिस इज डैनियल सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सटर्नल सेटअप नहीं लगाया। यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन से जो भी आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है। दैट मीन्स केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो दिस इज डैनियल सेल। आप बोलोगे पढ़ा तो आप बोल रहे थे केमिकल सेल रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे हो, और यहाँ पे आपने बना रखा है डैनियल सेल। देखो, सबसे पहले आपको डैनियल सेल समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम फर्दर जब इस टॉपिक को कवर करेंगे तो गैल्वेनिक सेल जो डैनियल सेल ही है उसको और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है।
तो अगर इस सेटअप को समझना है तो सबसे पहले मैं वही रिएक्शन लेता हूँ जो हमारे लिए पॉसिबल था, दैट इज जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है बच्चों। अब अगर आपसे कोई पूछे कि देखो इस वाले रिएक्शन में ना अगर 1 मोल के लिए कैरी हो तो इसमें 1.1 वोल्ट जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। इस रिएक्शन के लिए मोलर लेवल पे 1 वोल्ट 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ये रिएक्शन। ओके, इस पूरे प्रोसेस में अगर वोल्ट मीटर लगा दोगे दोनों टर्मिनल पे तो इतना आपका वोल्ट दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले आयनिक फॉर्म में लिख लेता हूँ। SO4 2- होता है तो कॉपर पे 2+ आएगा, यहाँ पे Zn2+ होगा प्लस कॉपर। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज़ आपको समझ आई है तो मैं ये डायग्राम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सो दैट कि आपको क्लियर रहे हमेशा पिक्चर की हो क्या रहा है। अब ध्यान से देखना इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इस चैप्टर को आगे समझने के लिए। जो भी बताया जाए ध्यान से सुनो, बार बार उसको रिपीट करके सुनते रहो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, समझ रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। कॉपर Cu2+ है, अगर उसको कॉपर न्यूट्रल बनना है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज गेन किया होगा। तो दैट मीन्स इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया वो ये गेन कर रहा है। ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये ZnSO4 है, ये CuSO4 है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। हो क्या रहा है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस होगी, ये नेगेटिव हो गया। जो नेगेटिव है उसको आपने क्या बोल दिया, एनोड। वो क्या है, एनोड। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल को आप कैथोड बोल रहे हो। ठीक है, याद रखने का सिंपल तरीका है C4 कॉपर, C4 कैथोड। ठीक है, जब आप इसको डैनियल सेल की बात कर रहे हो। अब आपके पास ये जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ZnSO4 है, यहाँ पे CuSO4 है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, ऊपर वायर है। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या है, आप क्या कर रहे हो, सर्किट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। अगर यहाँ से सॉल्ट ब्रिज हटा दोगे तो फिर तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया ना, कोई कंप्लीशन नहीं होगा। कंप्लीशन नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। और आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो करंट आपका कॉपर से जिंक के साइड फ्लो करेगा। तो ये तो नेचुरल हो गया ना, ये तो आपने इसमें कुछ भी एक्सटर्नल सेटअप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये तो नेचुरल प्रोसेस आपने कर दिया। तो नेचुरल प्रोसेस में आप देख रहे हो कि आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर की साइड फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जिंक से कॉपर की साइड फ्लो करेगा, एंड करंट जो होगा वो कॉपर से जिंक की साइड फ्लो करेगा। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये क्या है। नाउ ये सिंपल सेटअप है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि यहाँ पे 2 एरो आपको दिख रहे होंगे, ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है। ये जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है बच्चों तो ध्यान से देखना, जो सॉलिड स्टेट में है वो यहाँ पे आयनिक स्टेट में आ गया, और जो आयनिक स्टेट में है वो सॉलिड स्टेट में आ गया। तो दैट मीन्स जो सॉलिड स्टेट में आ रहा है, जिस पे चार्ज खत्म हो रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है, इसीलिए डायरेक्शन ऐसे है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाएगा नीचे। ठीक है, इस पर कई सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको बाद में, अभी कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं आपको। तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा और यहाँ से जिंक ऊपर एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इस रिएक्शन में 1.1 वोल्ट वोल्टेज जनरेट होगा। तो ये तो बच्चों नॉर्मल क्या हो गया, आपका किसका प्रोसेस हो गया, डैनियल सेल का प्रोसेस हो गया। तो अब आप बताओ, ये तो वो चीज़ हो गई कि हमने एक पार्ट पढ़ा कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ओके, अब जो मेन टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करना है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा, इसमें एक्सटेंशन होता है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए मिटाता हूँ।
मैं नीचे लिख देता हूँ कि करंट इस साइड को और इलेक्ट्रॉन इस साइड को फ्लो होता है। अब ध्यान से सुनना, हमें पता है कि इसमें वोल्टेज 1.1 वोल्ट जनरेट होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 3 केस बनते हैं इसके, ध्यान से सुनना। एक रियोस्टेट लगा देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रियोस्टेट लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। रियोस्टेट लगा देते हैं और हम क्या करते हैं, बैटरी लगा दी मैंने, रियोस्टेट लगा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि 3 केस क्या बनते हैं। अब जैसे ही मैंने ये सेटअप कर दिया ना, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैं केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो नेचुरली खुद से ये रिएक्शन इतना वोल्ट जनरेट कर रहा है, 1.1 वोल्ट। तो सपोज करो जो आपने एक्सटर्नल बैटरी जो आपने लगाई, उसकी वैल्यू लेस देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इसको आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया है ताकि आप कंट्रोल कर सको इस रिएक्शन को, ठीक है। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया लेकिन 1.1 वोल्ट से क्या करा, कम लगाया। अब सपोज करो कि कोई चीज़ है जिसको 1.1 यूनिट के फोर्स से इस साइड को धक्का दिया जा रहा है। आपने ऊपर जो सिस्टम लगाया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उस पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। बट ध्यान से सुनना, आपने 1.1 वोल्ट से कम किया, तो मान लो मैंने 0.5 लगाया, तो अभी भी ओवरऑल तो इसी डायरेक्शन में 0.6 से मूव होगा ये चीज़। सिंपल समझ रहे हो। तो जब आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में 1.1 वोल्ट से कम किया, 1.1 वोल्ट से आपने कम किया, 1.1 वोल्ट से कम किया, तो होगा क्या, अल्टीमेटली चीज़ उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, पेस स्लो हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर सेम डायरेक्शन में कुछ भी लगाते तो पेस को फास्ट कर देते, आप रिएक्शन को फास्ट कर देते। लेकिन मैंने पहले बोल दिया कि ये जो एक्सटर्नल सिस्टम है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाने का क्या पर्पस है, जब आप तीनों केस समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपने लगाया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एक्सटर्नल जो है वो कम है। किससे कम है, जो नेचुरली 1.1 है। तो मैंने बोला कि 1.1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपने ऑपोजिट 0.5 दूसरे डायरेक्शन में। तो अभी भी पूरा मूवमेंट तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन पेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हाँ या ना, पेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये हमारा केस 1 हो गया बच्चों। इसको किस तरीके से लिखना, इसको लिखना कि दिस इज केस 1। ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज केस 1। अब अगर केस 1 में, केस 1 हमारा क्या है कि एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। तो जब एक्सटर्नल सेटअप लेस देन 1.1 वोल्ट है तो सारी चीज़ें पहले जैसी रहेंगी ना। हाँ या ना, सारी की सारी चीज़ें कैसे रहेंगी, पहले के जैसे रहेगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, जिंक से कॉपर। हाँ या ना, करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, कॉपर टू जिंक। और आपका डिपॉजिट क्या होगा, कॉपर, क्योंकि इस केस में रिएक्शन तो यही होगा ना, CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो आपको यही समझने की जरूरत है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ना होंगी सेम, लेकिन पेस स्लो हो जाएगा। पहले सेम चीज़ जल्दी जल्दी हो रही थी, करंट फ्लो जल्दी हो रहा था, अभी वो धीरे हो जाएगा। जो डिपॉजिट होने का जो रेट है यहाँ पे, जो चीज़ अगर मान लो कि आपने इसको सीधे 1.1 से हाफ कर दिया, 0.55 कर दिया, तो अगर 1 मिनट में X अमाउंट डिपॉजिट होता था, अब उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ पहला केस हो गया। नाउ बच्चों, दूसरा केस आपको पहले से ही बहुत क्लियर हो चुका होगा कि क्या हो सकता है दूसरा केस। दूसरा केस बच्चों बनेगा कि जब आपने अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट लगा दी, आपने क्या करा, केस 2 क्या किया, केस 2 आपने एक्सटर्नल को आपने एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट लगा दिया। अभी आपके पास एक ब्लॉक है, 1.1 की यूनिट से आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, 1.1 की यूनिट से इस डायरेक्शन में कर रहे हो, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नहीं। क्या कोई करंट फ्लो होगा, नहीं। क्या कुछ डिपॉजिट होगा, नहीं। दैट मीन्स आप ध्यान से देखो,
आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हो कि रिएक्शन को मैंने स्लो भी कर दिया, रिएक्शन को रोक भी दिया, मैं चाहूँ तो अभी नेक्स्ट केस में ऑपोजिट भी कर दूंगा, और अगर सेम डायरेक्शन में लगा के वोल्टेज बढ़ाते रहते तो और फास्ट भी कर देते। ठीक है, अब थर्ड केस आते हैं एंड लास्ट केस है केस 3। बच्चों पेपर में एक्सप्लेन करने को है तो ये डायग्राम 3 बार बनाना और तीनों केस में बताना कि ये एक बार लेस देन है, एक बार इक्वल्स टू है, सेकंड केस, और लास्ट टाइम ग्रेटर देन है। तो अगर मेरा केस 3 ग्रेटर देन हो गया ई एक्सटर्नल, अगर मेरा ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो गया, अब आपने चीज़ों को पलट दी, आप 1.1 यूनिट से तो इधर लगा रहे थे, अब मान लो सपोज 1.5 यूनिट से अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, अभी इधर मूव होने की जगह इधर मूव होनी चालू हो जाएगी। तो बच्चों सब कुछ पलट जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और पूरा मूवमेंट चेंज हो जाएगा। इस केस में आपने लिटरली क्या किया, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आपने ZnSO4 प्लस Cu को पॉसिबल कर दिया। अब आप CuSO4 प्लस Zn हो जाएगा। ओके, अब इस केस में क्या होगा, Zn2 प्लस है प्लस कॉपर है, Cu2 प्लस है प्लस जिंक है। अब ध्यान से देखो, Zn2 प्लस से जिंक बन गया, दैट मीन्स Zn2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी वो जिंक बन सकता है, सॉलिड है ना। और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने Cu2 प्लस बना तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा। समझ में आई बात। तो पहले जिंक लूज कर रहा था, अब कॉपर लूज कर रहा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जो एनोड था वो कैथोड, जो कैथोड था वो एनोड, पहले के कंपैरिजन में। अब इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाएगा। डिपॉजिट अब जिंक होगा, कॉपर नहीं, तो यहाँ पे जिंक डिपॉजिट होगा। तो इस केस में बच्चों क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, कॉपर से जिंक। बच्चों करंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, आपका जिंक से कॉपर, और डिपॉजिट क्या होगा बच्चों, जिंक डिपॉजिट होगा। तो अभी आपने लिटरली इस केस में क्या किया, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी है, वो भी आपने उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये जितना भी आपने पढ़ा ये सब किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से आप केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, या केमिकल एनर्जी को इन्फ्लुएंस, केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। ओके, आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। आज हमने इंट्रो कवर किया है, आज हमने देखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वहाँ पे हम गैल्वेनिक सेल को समझने की कोशिश करेंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, किस तरीके से, क्या डिफरेंस होता है, आपको बेसिक आइडिया लग चुका है, उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल, बाय बाय।